Morning everyone. Myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में यह जानते हैं कि ये किसके द्वारा क्रिएट होती है। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। नंबर एक, कक्षीय गति जिसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और नंबर दो, चक्रण गति जिसे स्पिन मोशन कहते हैं। कक्षीय गति किसके द्वारा होती है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की तुलना हम एक वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, जो एक वृत्ताकार तार में बहती हुई धारा के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण अथवा कक्षीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चक्रण गति या स्पिन मोशन के बारे में देखें, तो जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण लगाता है। यह चक्रण ठीक उसी प्रकार से है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, घूमती है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण के फलस्वरूप कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या कहें चक्रण आघूर्ण के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब हम ये देखें कि जब किसी चुंबक को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, या हम कहें कि किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या हम इसे अन्य शब्दों में कहें, किसी चुंबक पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या करेंगे? अंतर क्रिया करेंगे या इंटरैक्शन करेंगे। और चूंकि पदार्थ के परमाणु छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो पदार्थ अपने अक्षीय घूर्णन, एक तो अक्ष पर जो घूर्णन हो रहा है और दूसरा चक्रण घूर्णन के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करेगा? अंतर क्रिया करेगा। अब हम संक्रमण धातुओं के लिए चुंबकीय व्यवहार को देखें, तो संक्रमण धातुओं के लिए चुंबकीय व्यवहार मुख्य रूप से तीन प्रकार से प्रदर्शित होता है। उसमें सबसे पहला है प्रतिचुंबकत्व या कहें डाईमैग्नेटिज्म। यह क्या होता है? डाईमैग्नेटिज्म या चुंबकत्व क्या होता है? ये किस वजह से उत्पन्न होता है? यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता किससे कम हो? निर्वात की तुलना में कम हो जाए, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? चुंबकीय। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे हम? चुंबकत्व या डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे पदार्थ में क्या होगा? जो चुंबकीय बल रेखाएं वो दूर होने लगती हैं। जैसा इस डायग्राम ए को देखिए, ये एक चुंबक का एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है,
और यहाँ पर ये कोई चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डाईमैग्नेटिज्म के कारण जो बल रेखाएं उनका क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अतः हम ऐसा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होने लगता है। इसी कारण से ऐसे पदार्थ की एक छड़ को, अगर हम कि इसी पदार्थ की एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर फ्री रूप से भी लटका दें तो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। जैसा ये यहाँ पर ये भी चुंबक का एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, और यहाँ पर इसी पदार्थ की किसी छड़ को हमने मुक्त अवस्था में लटकाया तो ये इन दोनों ध्रुवों के मध्य लंबवत दिशा में अरेंज हो गई, व्यवस्थित होने लग गई। तो हम ये देखें, यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हों तो उनका चक्रण कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा, और उनके जो मान होंगे +1/2 और दूसरा होगा -1/2। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को कैसा करेगा, उदासीन करेगा, क्योंकि एक का वैल्यू कैसा है, +1/2 है और दूसरे का -1/2 है। दोनों का चक्रण कैसा है, विपरीत है, तो वो क्या करेंगे, उस आघूर्ण को उदासीन कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए हुए चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान तो हैं लेकिन कैसे, विपरीत। इससे क्या होगा, ऐसे यौगिकों का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान 0 होगा, और चुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही गुण है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में होते हैं, लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन्हीं पदार्थों में होगा जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे तो वहां कौन सा गुण आ जाएगा, प्रतिचुंबकत्व के साथ साथ अनुचुंबकत्व का भी गुण होगा। और जब अनुचुंबकत्व व प्रतिचुंबकत्व दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण एक साथ होंगे तो हम ये जानते हैं कि जो अनुचुंबकत्व की तुलना में प्रतिचुंबकत्व का मान सदैव वीक होता है, दुर्बल होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनुचुंबकत्व की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकत्व सो ही नहीं करेगा। अब हम ये कहें कि प्रतिचुंबकत्व के लिए किस किस पर यह डिपेंड करता है, तो प्रतिचुंबकत्व ना तो ताप पर निर्भर करता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन यह किस पर निर्भर करता है, यह चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करता है। ध्यान दें ये कि प्रतिचुंबकत्व ना तो ताप पर निर्भर करेगा, न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर करेगा, लेकिन काई पर निर्भर करेगा। अतः हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए ये कहते हैं कि H इज ग्रेटर देन B, और जब H इज ग्रेटर देन B होगा तो I इज ग्रेटर देन P होगा, और जब I इज ग्रेटर देन P होगा तो काई का मान ऋणात्मक होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, I H का विरोध करेगी और पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व में क्या क्या हुआ कि ताप पर निर्भर नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन काई पर निर्भर करेगा, और जब ये काई पर निर्भर करेगा तो इनकी वैल्यूज किस प्रकार से प्रभावित होंगी, H इज ग्रेटर देन B होगा, I इज ग्रेटर देन P होगा, और काई का मान ऋणात्मक होगा, I H का विरोध करेगी और पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। इसी गुण में हम दूसरा गुण देखते हैं, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म किस स्थिति में उपस्थित होता है, और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें, या हम कहें कि जो बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकत्व में क्या था, वो बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहे थे, प्रति मतलब एंटी कर रहे थे, और अनु मतलब आकर्षित कर रहे हैं।
तो बल रेखाओं को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ये पदार्थ कैसा कहलाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे हम देखें, ये अनुचुंबकत्व है। यहां पर अगर N और S ध्रुव के चुंबक के मध्य यदि किसी पदार्थ को रखा गया तो ये बल रेखाएं आकर्षित हो रही हैं, जबकि प्रतिचुंबकत्व में ये बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही थी। और इसी प्रकार से यदि इस पदार्थ की एक छड़ को इन दोनों द्रवों के मध्य मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो दो चुंबकीय द्रवों के बीच में लटका देने पर वह दोनों द्रवों के बीच में कैसी हो जाएगी? व्यवस्थित हो जाएगी या व्यवस्थित होने का प्रयास करेगी। और जबकि प्रतिचुंबकत्व में वो लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। तो ये ध्यान रखें, प्रतिचुंबकत्व में प्रतिकर्षण होता है और अनुचुंबकत्व में आकर्षण होता है। जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए उनके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? उदासीन नहीं होगा। जबकि प्रतिचुंबकत्व में कैसा हो रहा था? उदासीन हो रहा था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या था? पेयरिंग थी। और पेयरिंग होने के कारण उनके जो मान थे वो कैसे आ रहे थे? अपोजिट आ रहे थे, +1/2 और -1/2। तो उनका जो घूर्णन आ रहा था वो कैसा आ रहा था? शून्य। लेकिन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर उदासीन नहीं होते। इससे ऐसे पदार्थों में कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने लगते हैं। अर्थात हम कहें ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय अणु स्वयं को एक आदर्श स्थिति में ओरिएंटेट करने के लिए मुक्त होते हैं। इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो है चुंबकीय क्षेत्र H, जो क्या करता है? अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र H अणुओं को क्या करता है? अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। और दूसरा विपरीत बल क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा KT, जो अणुओं को बेतरतीब करने का प्रयत्न करती है। कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर हम देखें तो इस पर ताप का भी प्रभाव पड़ेगा, जबकि प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो यहां देखें, कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाता है। अर्थात हम कहें अणुओं का अनुचुंबकत्व ताप व चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा प्रभावित होता है, जबकि प्रतिचुंबकत्व में ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव नहीं होता था। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए बी बिल्कुल प्रतिचुंबकीय से अपोजिट हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन H होगा। चूंकि P का मान 1 से अधिक होता है, अतः काई का मान कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में I क्या करेगा? H की दिशा में कार्य करेगा, और जिससे आपका पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहां पर अनुचुंबकत्व बिल्कुल प्रतिचुंबकत्व के अपोजिट हैं सब चीज। वहां पर B इज लेस देन H था, यहां पर B इज ग्रेटर देन H है, वहां पर P इज लेस देन I था, और यहां P का मान 1 से अधिक है। वहां पर काई का मान, वहां पर मतलब प्रतिचुंबकत्व पर काई का मान ऋणात्मक था और यहां पर काई का मान धनात्मक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा जो गुण है वो है फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। तो फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व भी पदार्थों का एक प्रकार का अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत रूप मानते हैं। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। और इस गुण का प्रदर्शन, कौन से गुण का? फेरोचुंबकत्व वाले गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण है आयरन। और इस आयरन या Fe के कारण ही इसका नाम फेरोचुंबकत्व पड़ा है, और ऐसे पदार्थों को फेरोचुंबकीय पदार्थ
कहते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा? आयरन इसमें प्रमुख है फेरोचुंबक को दिखाने वालों में, और इसीलिए चूंकि आयरन के नाम से इसका नाम फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व पड़ा है। अब हम इनका कंक्लूजन निकालें। अब तक तीनों प्रतिचुंबकत्व पढ़ा, अनुचुंबकत्व पढ़ा और फेरोचुंबकत्व पढ़ा। तो अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें तो यह है कि यदि किसी तत्व के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं तो उनमें से अधिकांश तत्वों में कौन सा गुण पाया जाएगा? अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जबकि कुछ तत्वों में फेरोचुंबकत्व पाया जाता है। अब अनुचुंबकत्व के लिए क्या आवश्यक शर्तें? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से किसी पदार्थ में अगर फेरोचुंबकत्व होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त और क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? कोई पदार्थ है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, फेरोचुंबकत्व होने के लिए उसमें और भी शर्तों का पालन होना चाहिए, जिनमें से पहली है ऊर्जा पट्टियां सक्रिय होनी चाहिए। परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणुविक कक्षक परस्पर ओवरलैपिंग करके या अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सकें, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन का युग्मन ना हो इसलिए उनकी जो ऊर्जा पट्टियां सक्रिय होनी चाहिए और परस्पर दूरी इतनी होनी चाहिए कि उनके परमाणुविक कक्षक परस्पर ओवरलैपिंग कर सकें। दूसरा है दोनों इलेक्ट्रॉनों की इंटरचेंज इंटरचेंज से रिलेटेड एनर्जी है, जिसे हम एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक। ये इसकी महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि फेरोचुंबकत्व के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा उस स्थिति में होता है, कब होगा पॉजिटिव मान? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो, अर्थात हम कहें कि फेरोचुंबकत्व के लिए तत्व की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी उसमें क्या होगा? एक्सचेंज इंटीग्रल होगा और एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक आएगा। तीसरा जो इसकी फेरोचुंबकत्व के लिए शर्त है वो ये है, परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर भी नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा अधिक दूर हुए तो क्या होगा? एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत कम हो जाएगा, और जब बहुत कम हो जाएगा एक्सचेंज इंटीग्रल का मान तो ऊर्जा कम होने से तंत्र को क्या हो जाएगा? पर्याप्त स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। समझ गए? इसकी कंडीशन तीसरी कंडीशन ये है कि दूरी अधिक भी नहीं होनी चाहिए, नहीं अधिक दूरी हो गई तो आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम कहें कि संक्रमण धातुओं में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लगभग सभी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आप देखें तो सभी में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः हम संक्रमण धातुओं का अनुचुंबकीय व्यवहार मान सभी का एक महत्वपूर्ण गुण हो गया, क्योंकि सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण गुण हो गया संक्रमण धातुओं का कि सभी का अनुचुंबकीय व्यवहार होगा और सभी संक्रमण धातु अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेंगी। केवल इन संक्रमण धातुओं में एक तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल धातु क्या करेंगी? फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? एक तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ये कौन सा गुण शो करते हैं? फेरोचुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म का गुण शो करते हैं। इसका कारण क्या है? इन तीनों का फेरोमैग्नेटिज्म गुण प्रदर्शित करने के पीछे कारण क्या है कि इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसमें? आयरन, कोबाल्ट, निकेल में। उच्च इनका एटॉमिक नंबर है और उपयुक्त परमाणुविक आकार होता है, जिससे इनके मध्य जो दूरी होती है वो कैसी होती है? आदर्श होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा। और इनके एक्सचेंज इंटीग्रल के मान भी कैसे होती हैं? उपयुक्त होते हैं, जिससे तंत्र को स्थायी बनाए रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं गॉय विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना, या हम कहें डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सबस्टेंस बाय गॉय मेथड। गॉय मेथड के द्वारा हम किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को कैसे ज्ञात करते हैं?
किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने की यह सबसे सरल और उत्तम विधि है। इस विधि में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की तुला होती है। ये आपको ये तुला दिखाई हुई है, ये एक विशेष प्रकार की तुला होती है जिसमें क्या करते हैं, पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है और उस मात्रा को तोलने के बाद में उस पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। पदार्थ के भार में जो अंतर आता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हम प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए गॉय मेथड देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें इनके भार के अंतर को ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिचुंबकत्व पदार्थ में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इससे पहले अपन ने प्रतिचुंबकत्व का गुण पढ़ा था, सारे युग्मित होते हैं। अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, जब युग्मित होंगे तो कैसा होगा, 0 होगा चुंबकीय आघूर्ण का मान। और ऐसे पदार्थ पर यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो उनमें जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बनेगा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि उसका तो कैसा था, शून्य, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से उसमें क्या हुआ, इंडक्टिव मैग्नेटिक आघूर्ण बन गया जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। जिससे क्या होगा, ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को कैसा करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो उसके भार में पहले से थोड़ी कमी आ जाएगी। ध्यान रखें, प्रतिचुंबकत्व में क्या होगा, जो गॉय तुला के द्वारा पहले से किसी पदार्थ का भार तोला गया था, प्रतिचुंबकत्व के लिए वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि अनुचुंबकत्व के लिए देखें कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ में हम जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब भी वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण वो चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे करेंगे, आकर्षित करेंगे। और आकर्षित करेंगे तो वह पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंचेगा, और जब खिंचेगा तो इससे क्या होगा, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। और पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, या कहें परिकलित कर लेते हैं। किसी परमाणु अथवा आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आधार पर उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है जिसे हम म्यू एस बराबर अंडर रूट स्मॉल एन ब्रैकेट में स्मॉल एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ स्मॉल एन किसको प्रदर्शित कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को। और म्यू एस, एस क्या है यहाँ पे, एस फॉर स्पिन, स्पिन आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। हम विभिन्न आयनों के चुंबकीय आघूर्ण के परिकलन मान तथा उनके जलयोजित आयनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान को नीचे दी हुई सारणी, जिसे प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण में देख सकते हैं। अगर हम इस सारणी को देखेंगे तो इनमें सभी वैल्यूज लगभग समान सी हैं, काफी सेम है। कुछ का मान अपेक्षा से थोड़ा अधिक है, उसका भी क्या कारण है, कुछ का जो वैल्यूज थोड़ा से अधिक है उसका कारण यह है कि कक्षीय आघूर्ण उसे घेरे हुए है और परमाणु द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो पाता। जब उसे कक्षीय आघूर्ण उसे घेरे हुए रहता है तो परमाणु द्वारा वो पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो पाता, इसलिए उनके कुछ के वैल्यूज अपेक्षा से अधिक हैं। जैसे हम यहाँ पर ये इनके परिकलित वैल्यूज देखें स्कैंडियम से लेके जिंक तक के, तो सभी के परिकलित वैल्यू और प्रायोगिक वैल्यू लगभग समान है। जैसे स्कैंडियम के लिए 0 कैलकुलेट किया गया था और ये इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर हम टाइटेनियम के लिए देखें तो ये भी लगभग समान है। कैलकुलेटेड आया था 1.73 और जो एक्सपेरिमेंटल है वो 1.75 है। तो आपको इस सारणी के माध्यम से इनके चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देख सकते हैं। हाँ, कुछ यौगिकों में क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण के मान अपेक्षित या परिकलित मानों की तुलना में कैसे होते हैं, कम होते हैं कुछ यौगिकों के लिए। जैसे उदाहरण के लिए
पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हम देखें, आयरन के कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। अतः इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कैसा है, 4.9 है के लगभग होना चाहिए, जबकि वास्तव में यह यौगिक प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि Fe2+ का जो विन्यास है वो कौन सा विन्यास है, D6 विन्यास है। और इस D6 विन्यास के कारण D इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, D6 है तो क्या होना शुरू हो गया, युग्मित होकर कौन सा चक्रण शो करेंगे, निम्न चक्रण या लो स्पिन करेंगे। और कैसा संकुल बनाएंगे, निम्न चक्रण का संकुल बनाते हैं, जिससे क्या होगा, इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसलिए इसके मान पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर आयरन का देखें तो उसका जो वैल्यू है वो परिकलित या अपेक्षित की तुलना में कम आता है। थैंक यू।